हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो हम कर रहे हैं 2013 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है और ये तीसरी वीडियो, ये इसकी तीसरा क्वेश्चन पेपर है और इसकी कौन सी चौथी वीडियो क्लास है ना। चौथी वीडियो क्लास है इसकी, ठीक है, फोर्थ। तो चलिए आगे चलते हैं। हमने 50 तक प्रश्न कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, भरतकृत षड्ज ग्राम की पंचमादि मूर्छना कहलाती है? आभीरी, अभिरुद्गता, आर्षभी और मतस्कृता। मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये क्वेश्चन पेपर है ना, इसके बारे में मुझे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि कमेंट करके कि ये कौन सी बुक है, क्या है, नहीं है। तो इसको मैंने बहुत बार, 2-3 बार मैंने अपने टेलीग्राम पे इसे शेयर किया है। ठीक है, आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, और ये आपको अमेज़न पे भी मिल जाएगा। उसमें सारे आपको क्वेश्चन पेपर, नेट के जितने भी क्वेश्चन पेपर है सारे मिल जाएंगे। और ये ऑल म्यूजिक एग्जाम टेलीग्राम का नाम है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, वहां से आप जुड़ जाइए। ठीक है, अगर आपको लेनी हो ये बुक, इसमें सारे क्वेश्चन पेपर है, तो आप ले सकते हैं। बस इसमें ये याद रखना, जैसे कुछ कुछ चीजें ना, मात्राओं का थोड़ा बहुत ना, जैसे मात्राएं, ई की छोटी ई की मात्रा की जगह बड़ी ई की मात्रा लगी हुई होती है ना। छोटी ऊ की मात्रा की जगह बड़ी ऊ की मात्रा लगी होती है। तो इस तरीके से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। बाकी ये क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा है। हाँ, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी अगर आप नेगेटिविटी को ना देखें, पॉजिटिविटी को देखें। तो अगर आप सबको ये क्वेश्चन ये चाहिए हो तो आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से, और वहां से आप ये डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं अच्छे से। आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा डी, मतस्कृता। ठीक है, भरतकृत षड्ज ग्राम की पंचमा अधिमूर्छना कौन सी है? तो मतस्कृता है। ठीक है, ठीक है, पहली कौन सी है? उत्तर मंद्रा, फिर रजनी, फिर उत्तर रहता, फिर शुद्ध सड़जा और मतस्कृता, ये आती है 5वें नंबर पे। ठीक है, यही लिखा हो गया कि भरतकृत षड्ज ग्राम की पंचमादि मतलब कि 5वें स्थान पर मूर्छना मतस्कृता कहलाती है। पंचम ग्राम की पहली मूर्छना षड्ज स्वर से और मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना मध्यम स्वर से आरंभ होती है। आप याद रखिए, जो षड्ज ग्राम से होगा तो सा से स्टार्ट होगा, और मध्यम ग्राम का होगा तो म से स्टार्ट होगा, गंधार ग्राम से होगा तो ग से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से होता है। तीनों जो ग्राम है, तीनों ही ग्राम की जो मूर्छनाएं हैं, सारी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वो सारी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो ये हो गया, श्रुति के नाम, ये सारे आपको रटने ही पड़ेंगे। इसका कोई लॉजिक नहीं है कि आप याद करो। आप अपना लॉजिक लगा के उसे याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, कि उसका कोई समझाने का कोई चीज नहीं है कि मूर्छना को आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है, देखिए क्या है, षड्ज ग्राम की मूर्छना का नाम क्या है? उत्तर मंद्रा, रजनी, उत्तर रहता, सड़जी, मतस्कृता, अश्वकांता, अभिरुद्धता। ठीक है, तो यही है, मैंने अभी आपको ये बता दिया था। तो यही है। ठीक है, अब जैसे देखिए, मैं अभी कुछ चीजें बता रहा था, तो जैसे शुद्ध सड़जा है ना, ये शुद्ध क्या है? सड़जी लिखा हुआ है। हाँ, ऐसे ये होना चाहिए था यहाँ पे, शुद्ध। ठीक है, ये होना चाहिए था। यहाँ पे ई की मात्रा और लगा दी इन्होंने। तो ये सब थोड़ी बहुत, इस क्वेश्चन पेपर को जब आप लोगे तो ये सब थोड़ी आपको मिस्टेक इसमें नजर आएगी। जैसे यहाँ पे आप देखिए, जैसे होता क्या है, ये देखिए क्या लिखा है, मतस्कृता कृतिका। होता क्या है? ठीक है, ये होता है।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, बहादुर सेन किस वाद्य से संबंधित है? संतूर, सुर सिंगार, सितार, सुरबहार। जब भी आप किसी चीज की तैयारी करते हैं तो आप एक चीज जरूर करें, उसके नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाएं और उसकी थ्योरी भी पढ़ें और उसके एमसीक्यू भी पढ़ें। तो एक रूटीन आप बना के रखिए कि आपको जैसे एमसीक्यू जैसे बहुत सारे चैनल्स हैं, उस चैनल से आप अपनी एमसीक्यू कवर कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरी आपको खुद पढ़ना है और उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो इस 3 चीजों को आप हमेशा याद रखना। एक तो एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू, हाँ। दूसरी क्या है, थ्योरी, हाँ। 2 मिनट। दूसरी क्या है, थ्योरी। और तीसरी क्या है, तीसरी कि इन दोनों को याद रखना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी, सुर सिंगार। ठीक है, बहादुर सेन किस वाद्य को बजाते थे? तो सुर सिंगार। बहादुर सेन सुर सिंगार वाद्य से संबंधित है। ठीक है, बहादुर सुरबहार कौन थे? सुरबहार के सजाद हुसैन, वहीद खां, अन्नपूर्णा देवी थे सुरबहार की। ठीक है, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है, अन्नपूर्णा देवी के बारे में बहुत पूछा जाता है, ये याद रखना, ये ज्यादा पूछा जाता है। या तो सारे ही आप रखे तो ज्यादा अच्छा है। संतूर से भजन सोपारी, ये बहुत पूछा जाता है। तरुण भट्टाचार्य और शिव कुमार शर्मा, तो भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तरुण भट्टाचार्य को भी आप याद रखें। सितार से देखिए क्या है, इमदाद खां, रहीम सेन, अमृत सेन, शुभेंद्र, शाहिद परवेज, कार्तिक कुमार, निखिल बनर्जी, अरविंद पारीख, इंद्रनील भट्टाचार्य, उस्ताद हलीम जफर, बलराम पाठक, ये सारी जो है ये सितार वादक हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, पश्चात शुद्ध स्वर सप्तक के शुद्ध धैवत की आवृत्ति क्या है? 480, 270, 405 और 400। जैसे ये क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे, मुझे लगता है कि 5 तारीख तक या 7 तारीख तक जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो सारा हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको कुछ थ्योरी करवाऊंगा अलग से। ठीक है, आपको बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा और कुछ थ्योरी आपको बताऊंगा कि किस तरीके आपको देना है एग्जाम। सही आंसर है इसका डी, 400। क्या है, 400। पश्चात शुद्ध स्वर सप्तक के शुद्ध धैवत की आवृत्ति 400 मानी गई है। पश्चात संगीत में स्वरों का मान सा का है 240, रे का है 270, ग का है 288, म का है 320, प का है 360 और ध का है 405 और नी का है 480 माना गया है। ठीक है, तो यहां पे क्या पूछा गया है कि 50 संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक के शुद्ध धैवत, ठीक है, की आवृत्ति क्या है? तो यहाँ पे हम 400 लिखेंगे। कहीं पे देखो किसी बुक में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध को 405, यहाँ पूछा क्या गया है, यहाँ पे शुद्ध धैवत को, तो यहाँ पे 400 होगा इसका। ठीक है, कहीं कहीं पे 400 भी माना जाता है, कहीं पे 405 भी देखा गया है, मैंने ऐसा देखा है किसी किसी बुक में। ठीक है, होना चाहिए इसका यही 405। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक बार इसे मैं रीचेक कर लूंगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, स्वर संवाद नापने की चक्रिक प्रक्रिया के प्रणेता कौन थे? पंडित भातखंडे, बी है पंडित पलुस्कर, सी है पंडित ललित किशोर सिंह और डी है पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। स्वर संवाद के बारे में पूछा गया है कि स्वर संवाद नापने की चक्रीय प्रक्रिया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, पंडित ललित किशोर सिंह। ठीक है,
आंसर इसका सी सही होगा। क्या है देखिए, स्वर संवाद नापने की चक्रीय प्रक्रिया पंडित ललित किशोर सिंह की जी प्रेरणा माने जाते हैं। पंडित भातखंडे का जन्म जो है 10 अगस्त 1860 को हुआ था। ये आप याद रखना, पुलस्कर और भातखंडे के बारे में अच्छे से पढ़ के रखना, क्योंकि ये सभी में आ जाता है। ठीक है, जितने भी एग्जाम होते हैं ये इन दोनों के बारे में तो अलग से ही पूछा जाता है, तो अच्छे से इसको आप करना। प्रांत के बालकेश्वर नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था 10 अगस्त 1860 को बंबई में हुआ था, बालकेश्वर नामक स्थान पर हुआ था। अब पुलस्कर जी के बारे में हम पढ़ते हैं। इनका पूरा नाम है पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर। इनका जन्म 18 अगस्त को और 1872 में हुआ था। ठीक है, क्या 18 ही अगस्त को 1872 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, महाराष्ट्र के कुंड वाड़ गांव में हुआ था। वाड़ देखो यहाँ पे वाठ लिखा हुआ ना, तो ये ड होता, तो ये ऐसी कुछ कुछ इसमें मिस्टेक होती है, बाकी सारी चीजें और सही होती हैं। नामक स्थान पर हुआ था। मृत्यु 21 अगस्त 1931 को हुआ था मीरज में। ठीक है, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के बारे में, इनका 1897, ठीक है 1897 में इनका जन्म माना जाता है। बड़ौदा में रियासत के भादरण के जहाज ग्राम में हुआ था और मृत्यु उनकी 29 दिसंबर 1967 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है, श्रुति दर्पणवाद के आविष्कारक कौन थे? कैलाश चंद्र देव बृहस्पति, SN रतंजनकर, निशंक सारंगदेव और आचार्य भरत। ये आंसर इसका सही है। देखिए क्या है, श्रुति दर्पणवाद के आविष्कारक कैलाश चंद्र देव बृहस्पति जी हैं। कौन है? क्या बोला गया? श्रुति दर्पणवाद के आविष्कारक कैलाश चंद्र देव बृहस्पति जी हैं। आचार्य बृहस्पति जी का जन्म उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में 20 जनवरी 1918 में हुआ था। क्या हुआ था बृहस्पति जी का जन्म? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में 20 जनवरी 1918 को हुआ था। इनके गुरु सैयद मिर्जा नवाब हुसैन थे। इन्होंने 1957 में बृहस्पति वीणा, बृहस्पति किन्नरी और श्रुति दर्पण जैसे वाद्यों का निर्माण किया। इसके द्वारा 1974 में मुसलमान और भारतीय संगीत नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। इनके द्वारा बहुत सी रागों की रचनाएं भी की। उनमें से प्रभात रंजनी, संयोग वे अनगरजनी प्रमुख है। इनकी मृत्यु 1986 में हुई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्रम अनुसार है ना? निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्या है? क्रम अनुसार है। क्रम अनुसार और काल के अनुसार, इन दोनों में फर्क होता है। ठीक है, क्रम होता है जो क्रम से चलता है, काल होता है मतलब कि जो सबसे पहले होगा उसको आप देखोगे। ठीक है, तो देखिए क्या है आपके ऑप्शन ए जो है वो स्वरमेल कलानिधि, नाट्यशास्त्र, बृहदेशी, रत्नाकर, राग तत्व विबोध, और बी है आपका राग तत्व विबोध, रत्नाकर और बृहदेशी, नाट्यशास्त्र, स्वरमेल कलानिधि। बी है आपका नाट्यशास्त्र, बृहदेशी, रत्नाकर, स्वरमेल कलानिधि, राग तत्व विबोध। डी है आपका बृहदेशी, नाट्यशास्त्र, राग तत्व विबोध, रत्नाकर, स्वरमेल कलानिधि। ठीक है, देखिए इसका आंसर जो है वो होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सी होगा। नाट्य सी होगा इसका, क्योंकि नाट्य शास्त्र ही सबसे पहले है, तो पहले ही को आप देख के समझ जाओगे। ठीक है, कैसे समझना है आपको देखिए। अब देखिए सब आपको बस एक ही पता अब है, अगर कि नाट्य शास्त्र सबसे पहले आया है तो देखिए इसमें है नाट्य शास्त्र सबसे पहले, नहीं इसमें है, नहीं इसमें है, तो यही सही आंसर है। ठीक है, इसमें नहीं है। अगर आपको एक भी पता है तो आप समझ जाओगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है नाट्य शास्त्र दोनों में होगा,
तो आपको दूसरा भी देखना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या आया था, बृहदेशी, फिर रत्नाकर, स्वरमिल कलानिधि, फिर राग तत्व विभोध। चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं इसे। नाट्य शास्त्र बृहदेशी, संगीत रत्नाकर, स्वरमिल कलानिधि, राग तत्व विभोध, ये ऑप्शन सही है सी। नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा 4वीं शताब्दी की रचना है ये, ठीक है। बृहदेशी ने 8वीं शताब्दी की रचना है, संगीत रत्नाकर 13वीं शताब्दी की रचना है और सारंगदेव कृत है ये। और राग तत्व विभोध कब की है, तो 12वीं शताब्दी की। राग तत्व विभोध कब की है, तो 12वीं शताब्दी की है। ये सूची है, आपको सम्मिलित करना है। देखिए सम्मिलित कीजिए तो नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको मैं कुट भी दिखा देता हूं, आप देखिए और बताइए। एक तरफ सूची 1 दिया गया है, एक तरफ सूची 2 दिया गया है। एक तरफ वाद्यों के नाम दिए गए हैं, एक तरफ नाम दिए गए हैं, वाद्य के नाम दिए गए, और दूसरी तरफ आपको बताना है कौन से वाद्य हैं वो। और कुट आपको नीचे दिया गया है, आप अच्छे से देखिए। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका, बी, ठीक है। ए का हो जाएगा 2, भूमि दुंदुभि क्या है, अवनद्य वाद्य है। उसके बाद 2 का हो जाएगा 1, रुद्र वीणा क्या है, वीणा तो तत् है, तत्वाद्य के अंतर्गत आता है। क्लोरोनेट क्या है, तो सुशीर वाद्य है। इसराज क्या है, एक तत्वाद्य है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे मिलाया जाएगा। नीचे दिया गया है कि भूमि दुंदुभि अवनद्य वाद्य से है, रुद्र वीणा तत्वाद्य से है, क्लोरोनेट सुशीर वाद्य से है, इसराज तत्वाद्य से संबंधित है, ठीक है। समझ गए आप सब। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, किस पुराण में कल्पों के नाम संगीत स्वराधारित है। विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, नारद पुराण। और आप में से अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी आप सब चैनल को शेयर जरूर करें ताकि सभी के पास चैनल के बारे में पता चले और ताकि वो अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। कर भला तो हो भला, सिर्फ आप अपना भला सोचेंगे तो उससे भला नहीं होता। जब आप दूसरों के बारे में भला सोचेंगे तो आपका भी भला होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप डायरेक्ट टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। 500 के करीब वहां पे बच्चे जुड़े हुए हैं। इसका सही आंसर होगा बी, वायु पुराण। वायु पुराण में कल्पों के नाम स्वराधारित हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। अंडरलाइन कर दिया मैंने। वायु पुराण में कल्पों के नाम स्वराधारित हैं। वायु पुराण, इस पुराण में 112 अध्याय, 11,000 श्लोक हैं, ठीक है। कितने हैं, तो 112 अध्याय हैं, 11,000 श्लोक हैं, ठीक है। वायु पुराण में विद्वान लोग वायु पुराण को स्वतंत्र पुराण ना मानकर शिव पुराण और ब्रह्मांड पुराण का ही अंग मानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, परंतु नारद पुराण में जिन 18 पुराणों की सूची दी गई है उसमें वायु पुराण को स्वतंत्र पुराण बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। भरत काल में काकली संज्ञा किस स्वर से संबंधित थी। निषाद, गंधार, षडज, पंचम। इसका जो सही आंसर होगा ए होगा निषाद, ठीक है। भरत काल में काकली संज्ञा किस स्वर से संबंधित है, तो निषाद। भरत काल में काकली संज्ञा निषाद स्वर से संबंधित है। भरत ने विकृत स्वर की संज्ञा 2
स्वर को दी है, अंतर गंधर और काकली निषाद को बताया है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 है, उपनिषदों में संगीत विषयक चर्चा वाले स्थान को क्या कहा गया है? मागी संगीत की उपनिषद में संगीत की जहां पे चर्चा होती है, हाँ, उस स्थान का नाम क्या है, उसे क्या कहा गया है? शय, लाल, नार, शाकी, शाशी, तांडघ और आश्यताव। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देखिए, उपनिषद में जहां जहां पे संगीत के विषय की चर्चा होती है उस स्थान का नाम क्या है, ये पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, नराशसी। उपनिषद में संगीत विषय की चर्चा नराशसी स्थान को कहा गया है। उपनिषदों में गीत वाद्य के महत्व को स्वीकार किया गया है। उपनिषदों में गीत वाद्य के महत्व को स्वीकार किया गया, उपनिषद ने स्वीकार किया है। दुंदुभि, शंख, वीणा आदि वाद्यों के साथ साथ नृत्य का भी उल्लेख उपनिषदों में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, बौद्ध कालीन संगीत की क्या संज्ञा थी? ए गंधर्व, बी गंधर्व, सी गंधर्व या संगीत। सही आंसर है इसका ए गंधर्व। ठीक है, गंधर्व, गंधर्व। ठीक है, गांधर्व नहीं होगा, गंधर्व होगा। ठीक है, बौद्ध कालीन संगीत को गंधर्व संज्ञा थी। क्या थी? गंधर्व संज्ञा। संगीत की दृष्टि से आपको जब भी ये क्वेश्चन आए तो गंधर्व याद कर लेना, गंधर्व महाविद्यालय को आपको याद आ जाएगा। संगीत की दृष्टि से पाली त्रिपिटकों में संगीत के लिए गंधर्व एवं संगीत व शिल्प संज्ञा मिलती है तथा संगीत की तीनों विधाएं गायन, वादन, नृत्य का सर्वत्र ही उल्लेख मिलता है। पाली त्रिपिटकों में गाथा गायन का उल्लेख मिलता है और वेलु पांडु नामक वीणा त्रिपिटकों में अधिक प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 62 है, भैरव राग के स्वरों वाला सायकालीन राग है अहीर भैरव, नट भैरव, गौरी, राग कली, राम कली। सॉरी, देखो भैरव तो मॉर्निंग का राग है, इसी स्वरों वाला जो है सायकालीन राग कौन सा है? तो सही आंसर होगा इसका सी गौरी। ठीक है, भैरव राग के स्वरों वाला सायकालीन राग गौरी है। राग गौरी भैरव ठाट का राग है। जाति इसकी संपूर्ण है, वक्र है थोड़ी, और वादी स्वर जो है ऋषभ है, संवादी प है। वादी स्वर क्या है? रे है और संवादी प है। गायन समय दिन का चौथा प्रहर है, सायकाल है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ये तो यहाँ पे खत्म हो गया। अहीर भैरव के बारे में थोड़ा फिर बताया गया है कि अहीर भैरव भी भैरव ठाट का है। जाति संपूर्ण है, वादी म है, संवादी सा है, गायन समय प्रातकाल ही है इसका। रामकली के बारे में बताया गया कि भैरव ठाट का ही राग है। जाति संपूर्ण है, वादी प है, संवादी सा है, गायन समय प्रातकाल है। ठीक है, ठीक है, जैसे आपको जैसे ऐसे मत किया कीजिए आप, जैसे कुछ लोग ऐसा कर देते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको पता चल गया कि आंसर सी सही है कि राग गौरी होगा इसका। ठीक है, तो वो स्किप करके सीधे 63 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ऐसे बिल्कुल मत करना, इसलिए क्योंकि आप थ्योरी भी जरूर पढ़ें। अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे ना, अगर कोई दूसरी चीज रामकली के बारे में मान लो क्वेश्चन आ गया, अहीर भैरव के बारे में क्वेश्चन आ गया कि अहीर भैरव का संवादी स्वर कौन सा है, तो आप बता पाओगे ना अगर थ्योरी आपने पढ़ी है तो, हाँ, कि इसका संवादी स्वर क्या है? सा है।
अगर आपको नहीं पता होगा तो नहीं बता पाओगे, इसलिए थ्योरी भी जरूर पढ़े। और जैसे मैं पढ़ता हूँ ना तो उसके बाद उसे रोक के खुद भी एक बार रीड कर लें। इससे क्या होता है, आपकी माइंड में ना चीजें रह जाती हैं, सेव हो जाती हैं चीजें। हाँ, तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि आपको ये नहीं आता है, लेकिन जब आप टिक करोगे ना तो वो आंसर सही निकलेगा। इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड का सेटअप इस तरह का बना होता है कि जब भी हम क्वेश्चन को, हम मान लो कि क्वेश्चन हमने पढ़ रखा है हमें और वो याद ही नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं है, तो जो फर्स्ट टाइम जो हमारे माइंड में आता है वही आंसर से, क्योंकि हमने कभी पढ़ रखा होता है इस चीज को। तो ये चीज आप याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, पाणिनि ने वृंदवादन के लिए क्या संज्ञा दी थी? पाणिघ, तुर्य, कुतुब, अम्यनाय। अम्यनाय सही आंसर होगा इसका बी। ठीक है, बी आंसर इसका सही है, तुर्य। पाणिनि ने वृंदवादन के लिए तुर्य की संज्ञा दी है। कुतुब की किसने दी है? भरत ने दी है। ठीक है, और आगे देखिए क्या है, कंठ संगीत करने वाले के लिए गायक वे गायन तथा स्त्री गायिका के लिए गायनी संज्ञा है। सहवादन करने के लिए तुर्य संज्ञा तथा प्रत्येक सदस्य को तुर्यांग संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 64 है, संगीत रत्नाकर में स्थायी वर्ण के डैश अलंकार है? 5, 6, 7, 8। सही आंसर होगा इसका सी। ठीक है, 7। संगीत रत्नाकर में स्थायी वर्ण की संख्या क्या है? 7 है। संगीत रत्नाकर में स्थायी वर्ण के 7 अलंकार बताए गए हैं। संगीत रत्नाकर में अवरोही वर्ण के अलंकार 12 हैं, संचारी वर्ण के अलंकार 25 हैं, अंत वर्णों के आधार पर अलंकारी की संख्या संगीत रत्नाकर में 63 बताई गई है। ठीक है, तो स्थायी वर्ण कितने हैं? 7। ठीक है, अवरोही वर्ण कितने हैं? तो 12। ठीक है, स्थायी 7 है, अवरोही 7 है। हाँ, और उसके बाद संचारी क्या है? तो 25 है। ठीक है, और उसके बाद वर्णों के आधार पर अलंकारों की संख्या रत्नाकर में कितनी बताई गई है? तो 63 वर्णों के आधार पर, ये भी याद रखना। ठीक है, अलंकारों की संख्या कितनी बताई गई? तो 63 वर्णों के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 65, 2 अंगों से गाया जाने वाला राग है? आभोगी, भैरव, मालकुश, कौशिक कान्हा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, कौशिक कान्हा। कौशिक कान्हा 2 अंगों से गाया जाने वाला राग है। ठीक है, कौशिक कान्हा के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। आसावरी ठाट का है ये, वादी म है, संवादी सा है। ठीक है, आसावरी ठाट का है, वादी स्वर जो है वो म है, संवादी सा है। इसके आरोह में रे प वर्जित है। इसके आरोह जब हम इसका गाते हैं तो इसमें रे प वर्जित कर दिया जाता है। होने के कारण जाति की इसकी क्या है? औड़ संपूर्ण है। इसकी जाति फिर क्या हो जाएगी? 2 स्वर आरोह में अगर हो जाएंगे वर्जित तो औड़ बन जाएगी। हाँ, और अवरोह उसका संपूर्ण रहेगा तो औड़ संपूर्ण हो जाएगा। गायन इसका क्या है? मध्य रात्रि, आधी रात को गाया जाता है। न्यास के स्वर क्या है? सापा। संप्रकृतिक राग क्या है? तो मालकोश। ठीक है, तो कौशिक कान्हा का जो संप्रकृति राग कौन है? तो ये मालकोश है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न, और अगली वीडियो क्लास में ये पूरी तरीके से क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसका नाम मैं यहाँ पे आपको
दिख रहा होगा। ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है, वहां से जाके आप सीधे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और वहां पे जितनी भी चीजें आती है, जितनी भी नोटिफिकेशन आती है, सब आपको वहां पे मिल जाएगा। कुछ चीजें मैं अपडेट करता हूँ, कुछ चीजें वहां के लोग अपडेट कर देते हैं, तो वो चीजें आपको पता चल जाएंगी। बाकी LT ग्रेड, ठीक है, LT ग्रेड का जो फॉर्म है वो बहुत जल्दी आने वाला है यूबी का, ठीक है। उसके बाद TGT का आने वाला है यूबी में। तो आप इन सब की तैयारी लगातार करते रहिए। LT ग्रेड में इस बार LT ग्रेड की जो रिक्वायरमेंट आएगी, तो उसमें सुनने को आ रहा है कि आप वो कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं कि उसमें आपसे मांगा जाएगा BA म्यूजिक, ठीक है, ऑनर्स, ठीक है, ऑनर्स मांगा जाएगा, BA म्यूजिक ऑनर्स। और उसके या आपके पास प्रभाकर होना चाहिए, इसके साथ प्रभाकर, ठीक है, या विशारद, ठीक है। तो आपके पास ये होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों होना चाहिए। तो ये मांगा जा रहा है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये कंफर्म हो, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ये कंफर्म हो जाएगा। पहले क्या होता था कि LT ग्रेड में बीएड मांगा जाता था, हाँ, तो इसके लिए बहुत सारी कंप्लेनें गई थी कि म्यूजिक में तो बीएड होता ही नहीं है अलग से, इसके लिए तो एक अलग से प्रावधान किया गया है कि इसमें प्रभाकर विशारद होता है, BA ऑनर्स होता है, BA म्यूज होता है, और BA लोग अदर सब्जेक्ट से भी कर लेते हैं। जैसे कि आपको बताता हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट जैसे हम करते हैं ना, BA प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें हमारा हिस्ट्री होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, हिंदी एक लैंग्वेज लेना, हिंदी होता है, और एक सब्जेक्ट और होता है म्यूजिक। तो BA हो गया आपका। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक ऑनर्स, जो ऑनर्स होता है ना आपने, तो फिर वो ऑनर्स जिसका होता है उसकी ज्यादा, उसको इसमें वो भर सकते हैं इसमें फॉर्म, जो BA ऑनर्स किए होते हैं। उसमें आपका एक ही सब्जेक्ट होता है, आपका वो होता है म्यूजिक सब्जेक्ट, ठीक है। उसके अलावा जब आप फर्स्ट ईयर करते हैं तो उसमें आपका 2 सब्जेक्ट अलग से होते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, ये इसमें से आपको एक लैंग्वेज चुननी पड़ेगी, और फर्स्ट ईयर में सिर्फ वो होता है, और उसके बाद वो लैंग्वेज होती है, इसलिए आपको वो चुनना पड़ता है। तो ऑनर्स होना चाहिए आपका, और इसके अलावा आपके पास या प्रभाकर और या आपके पास विशारद, इन दोनों में से कुछ होना चाहिए। और बीएड इस बार नहीं बताया जा रहा है कि बीएड इसमें होगा, लेकिन नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि पहले जितने भी फॉर्म्स आए हैं LT ग्रेड वाले, उसमें बीएड मांगा गया है। तो यही मुझे आपको बताना था कि बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा आप सबको मैं ये बता दूं। और बहुत जल्दी दिसंबर तक ये आ जाएगा, ठीक है। कब आ जाएगा? दिसंबर तक ये आ जाएगा, तो बहुत जल्दी ये आने वाला है। तो अच्छे से आप तैयारी करिए। और जो नेट का एग्जाम है वो तो आपको पता ही है कि नेट का एग्जाम बहुत ही करीब है और बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। जितने भी आप देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट अलग से हर चीज के लिए बना दिया है, और वहां पे से जाके आप सारी चीजें, जितने भी क्वेश्चन पेपर करवाएं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें करवाई, जितनी भी कट ऑफ के बारे में बताए, सारी चीजें देखिए। थ्योरी अलग से करवाइए, थ्योरी में पे मैं ज्यादा जोर दूंगा, अलग अलग तरीके से मैं थ्योरी आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, और चैनल को शेयर जरूर करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।